बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। यमन और सूडान में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की हमायत याफ्ता फौजों ने पेशकदमी शुरू कर दी है। अमारात की जो प्रॉक्सीज वहां लड़ रही हैं उन्हें पसपाई का सामना है। ये दो दोस्त थे, यूएई के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहान और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। इनकी दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हुई, इस पर बात करनी है। और साथ यूट्यूबर और साफ़ी हैं जिनको उनकी अदम मौजूदगी में वो मुल्क से फरार हो चुके हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उम्र कैद की सजाएं सुना दी हैं, बल्कि मजमूई तौर पर तो 85 साल सजा बनती है। वो कुछ जुर्माना भी किया गया है। ये जो फैसला है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, क्या ये हाई कोर्ट में या अपील में बरकरार रह सकता है? इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान किसको होगा और किन दफात के तहत ये सजाएं सुनाई गई हैं? लेकिन इससे पहले एक और मौजूद है जिस पर बात करनी है कि जनाब ये ज़ुरैन नज़ामानी एक स्टूडेंट हैं पीएचडी के। उन्होंने ट्रिब्यून एक्सप्रेस में एक मजमून लिखा था जो उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। उसके बाद जनाब यहाँ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जनाब पता नहीं वो क्या मजमून था और क्या उसने क्लास ले ली हुई थी मौजूदा निज़ाम की, हाइब्रिड निज़ाम की, मौजूदा सिस्टम की। ये ज़ुरैन नज़ामानी जो है एक अदाकार जोड़ा है, वो कैसर नज़ामानी और फजीला काजी, उनके ये साहबजादे हैं। और सच्ची बात है कि आज से पहले मैं तो इन्हें जानता नहीं था, ना मैंने ट्रिब्यून में इससे पहले इनका कोई मजमून या आर्टिकल पढ़ा था। तो बहरहाल अब ये मशहूर हो गए हैं और मशहूर किया है पीटीआई वालों ने। और ये जो निज़ामानी साहब है ना, कैसर निज़ामानी, ये तो पीपल्स पार्टी वाले हैं और इनके साहबजादे हैं। उनके मजमून से ये तासर मिल रहा है या तासर देने की कोशिश की है पीडी वालों ने कि जनाब उन्होंने मौजूदा रजीम की क्लास ली है और जनाब क्लास ली उन्होंने टका के। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं ना मजमून, वहां से तो हटा दिया गया ना, और वो जो पेपर में छपा था वो तो मौजूद है ना। तो वो जनाब लोगों ने उसमें कांट शांट करके ना उसको वो सर्कुलेट किया हुआ है सोशल मीडिया पे। ये मैं नहीं कह रहा, जो उमर टीमा साहब जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुहक्कक हैं एक तरह से, वो उन्होंने ये एक ट्वीट किया है कि भाई साहब ये तो वो है ही नहीं मजमून, ये तो एआई जनरेटेड मजमून है जो आप दिखा रहे हैं। और दूसरा, अगर उसको देखें, पढ़ें उसके मजमून को, तो वो ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जनाब ये क्यों हटा दिया गया, कौन इतना समझदार है कि जनाब उसने हटा दिया। वो मैंने अर्ज किया ना कि वो मैं भी नहीं जानता था उन्हें आज से पहले, और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है जो अखबारात पढ़ते हैं, ना सिर्फ वेबसाइट पे बल्कि जो कागज पे पेपर पे छप के आता है अखबार, वो भी पढ़ते हैं। तो उनसे भी मैंने पूछा कि जनाब आज से, उन्होंने कहा हमें तो अभी पता चला है कि ये साहब जो है ये भी कोई लिखारी हैं या कोई दानश्वर हैं। तो वे उसमें उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने उसमें पाकिस्तान तक पाकिस्तानी सिस्टम का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ये अमूमी नौइयत का ना एक मजमून है, जैसे अपने ख्यालात का बंदा कोई इजहार करता है, उसमें ना कोई अदाद शुमार हैं, ना कोई डाटा है, ना कोई सर्वे है। बस एक सीधा सीधा उन्होंने मजमून लिख दिया है और उसमें वो कहते हैं कि जनाब ये जो बूमर्स है ना, वो उनको वो मुखातब कर रहे हैं। ये बेबी बूमर्स वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के दरमियान पैदा हुए ना, यानी 61 से 79 साल की जिनकी उम्रें हैं, यानी बाबे। और वो अपने आप को कह रहे हैं जनाब जनरेशन जी कह रहे हैं अपने आप को, और जेन जी कह रहे हैं, जेन जी अल्फा, यानी कोई नई नस्ल है, नई पौध जो है वो कह रहे हैं। और वो कह ये रहे हैं कि जो बाबे हैं ना, बाबा जी आप जो हमें शऊर दे रहे हैं या शऊर देते रहे हैं, या जो आप हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं, और जनाब हमारे पास बहुत इल्म है, नई जनरेशन के पास इंटरनेट है, जदीद टेक्नोलॉजी है इल्म हासिल करने की। तो आप जो हमें पता है कि जनाब हकीकत क्या है, और अगर हमें हकूक मिलेंगे तो हुब्बुल वतनी भी आ जाएगी जनाब, ये आप अपने हमें हुब्बुल वतनी का दर्स क्यों दे रहे हैं। इस तरह का वो एक मजमून है। अब अगर बूमर से पूछ लें, यानी बाबों से पूछ लें, तो वो इस पर क्या तबसरा करेंगे। वो तो यही कहेंगे ना, या मेरी उम्र के जो लोग हैं कि जनाब ये तो एक नाखलफ किस्म की औलाद अपने अब्बा जी को कह रही है कि अब्बा जी जी तरबियत की थी ठीक नहीं की थी, तो मेरे को बड़ा इलम, मेरे दोस्तों को बड़ा इलम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, और मैं घर ही छड़ जाना, इस तरह की गल जी की जाए ना, इस तरह का है। अच्छा, वैसे ये जो है ना, ये इन्होंने ये पीटीए वालों का ये कमाल है कि जनाब एक इनको पता चला
हो सकता है वो जो लड़का है जिसने लिखा है मजमून, उसी ने इनको बता दिया हो कि जनाब मेरा तो वो जो उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया है, ऑनलाइन जो है उनका पेपर जो आता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उससे हटा दिया गया, तो जनाब ये देखें। और फिर मजमून जो है वो लोगों ने अपनी एआई से अपनी मर्जी के उसके मतलब निकाल के उसको जनाब उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दिया। और ये पहली मरतबा थोड़ा हुआ है, ये मैं ज़्यादा ट्विटर पे या एक्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, कभी कभी ट्वीट कर देता हूँ, और वो भी तारीख की दुरुस्ती के लिए। अगर कोई ऐसा रौला चला पड़ जाए कि जनाब तारीख को बदलने पे तुल जाए लोग, तब मैं कभी कभी ट्वीट कर देता हूँ। ये एक महीना, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मुतल्लिक एक मेरा ट्वीट है, ये 25 जुलाई 2019 को मैंने ये ट्वीट किया था। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून और जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना, इनका एक अलायंस है आपस में। तो ये एक मजमून न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, और इमरान खान ने उन्हीं दिनों ये बात की थी कि जनाब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बरतानवी मीडिया से ज्यादा आजाद है। ये इन्होंने फरमाया था एक दिन पहले, इमरान खान वजीर आजम साहब थे। और मैंने फिर वो जो उन्होंने उनकी वेबसाइट पे, और मैंने फिर और मैंने ये ट्वीट किया था, और ये लिखा हुआ है, ये जो, और मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले हैं उन्होंने ये लिखा है कि जनाब ये जो प्रिंट नहीं किया गया ना, खाली जगह छोड़ी हुई है, उसके नीचे उन्होंने नोट दिया हुआ, वो कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान में शाया हो ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून, जो हमारा पार्टनर है, उन्होंने प्रिंट नहीं किया इसको, जो हमारा पब्लिशिंग अलायंस है पाकिस्तान में एक्सप्रेस ट्रिब्यून। और वह कहते हैं जनाब न्यूयॉर्क अदारे का और उसके स्टाफ का, एडिटोरियल स्टाफ का इस रिमूवल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हटा दिया गया है। वो कहते हैं जनाब अगर पढ़ना है आपने ये आर्टिकल तो जनाब ऑनलाइन विजिट कर लें newyorktimes.com, वहां पे जाके पढ़ लें आप। अब अगर फायदा उठाना हो तो जैसे पीटीए वाले शातिर हैं, इसी तरह जो बाकी मुखालफिन थे पीटीए के, वो चपड़कनाथिए, वो इसको निकाल लेते, इसी तरह के चपड़कनाथिए वो एआई से जनरेट करके एक मजमून उसमें जनाब इमरान खान का स्कैंडल छापते, इमरान खान की फुस्तायत छापते, इमरान खान जो बयानात देते हैं, जो सियासी इंतकाम की बातें करते हैं, वो सारी चीजें छाप के एक मजमून बना के कहते हैं जनाब ये वो मजमून है जो इमरान खान या वो लोग जो जिन्होंने ये हटाया है, उन्हीं लोगों ने जनाब ये रिमूव करवा दिया, देखें जनाब ये पाकिस्तान में छपने नहीं दिया एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो इस तरह ये भी एक स्टोरी बनाई जा सकती थी। बहरहाल ये जो है ना, ये पानी में मदानी डाली हुई है, और उन्होंने जो करना था वो कर लिया जनाब, एंजॉय कर रहे हैं अब वो पीटीआई वाले। जनाब देखा फिर हमने क्या किया है इनके साथ। और वैसे मुझे समझ नहीं है इसको, अगर ये काम ना होता, इसको रिमूव ना करवाते वो, तो किसी को पता भी नहीं चलना था। लोगों ने पढ़ना था, एक अमूमी सा मजमून था, उसको अमूमी नजर से देख के उन्होंने साइड पे रख देना था। वो इतना बड़ा नाम तो है नहीं था निजामानी का कि जनाब वो लाजमी तौर पर पढ़ दें कि पता नहीं क्या मोती बिखेरे हुए हैं। बड़ा भुगते ये जिन्होंने ये किया है। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उनके जज हैं ताहिर अब्बास सुपरा साहब, उन्होंने जनाब ये 7 जो लोग हैं इनको उन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी, 2 बार उम्र कैद, और बाकी 35 सजाएं और 35 साल तक और दीगर सजाएं हैं। तो ये कौन साहबान है? ये एक तो जनाब आदिल राजा साहब हैं, इन्हें पहले भी इनका कोर्ट मार्शल हो चुका हुआ है, 10 साल सजा हो चुकी हुई है। हैदर मेहदी साहब हैं, वजाहत सईद साहब हैं, बड़े मशहूर एंकर रहे हैं, साबर शाकर साहब हैं, और मोहित पीरजादा हैं। इसके अलावा शहीन सहबाई साहब हैं, और साथ में है सैयद अकबर हुसैन साहब। इनको जनाब 2 मरतबा उम्र कैद की सजा हुई है। और ये कहा जा रहा है अब डिजिटल दहशतगर्दी के ये मुर्तकब हुए हैं। डिजिटल दहशतगर्दी का तो यहाँ कोई है ही नहीं। ये तो DGSPR ने एक दफ़ा कहा था, ये जनाब ये जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और अदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, झूठी खबरें फैलाते हैं, वो डिजिटल दहशतगर्द है। तो अब डिजिटल दहशतगर्दी जो है, ये इस्तिलाह जो है, ये इस्तेमाल की है इस खबर में साफियों ने। तो ये जनाब इनको जो उम्र कैद हुई, तो उम्र कैद का सुन लेना। ये कह रहे हैं ये, अच्छा इस पर ना जो रद्दअमल आया है वो साबर शाकर साहब का, उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने ये साबर शाकर साहब हमेशा बड़ी अक्ल का मुजाहरा करते हैं, और उनका जो ट्वीट है ना, उससे ये लग रहा है कि भाई साहब ने ये जुर्म किया है जिस पर इनको सजा मिली है। ये उनका ट्वीट देख ले पहले। वो कह रहे हैं जनाब फस्ताई हुक्मरानों ने 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, बेबुनियाद झूठा मुकदमा जनाब, और मुझे मजमूई तौर पे 25 साल 25 साल 10 साल 10 साल 5 साल 5 साल 5 साल यानी 85 साल कैद की सजा सुना दी है। और वो कहते हैं फील्ड मार्शल और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, पैगाम मिल गया था
कि नोटिफिकेशन के बहरान में रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई। कौन सा नोटिफिकेशन जी? ये उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसको रुकवाने के लिए इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था, गोली भी लग गई थी, फिर भी पहुंच गए थे रावलपिंडी। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बतौर, यानी उस वक्त वो जनरल ही थे ना, आर्मी चीफ का के तौर पर तकर्रर करवाने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया था। ये सारे लोग उसमें शामिल थे, ये जिनको भी सजाएं हुई हैं। और वो कह रहे हैं जनाब कि आइन, कानून, जमहूरियत, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, आज़ाद पार्लियामेंट, बुनियादी हकूक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, एक्सटेंशन कौमी जुर्म है। ये एक्सटेंशन कह रहे हैं उनको, हालांकि ये एक्सटेंशन नहीं है। बहरहाल एक तरह से कह भी सकते हैं आप कि ये 3 साल के लिए आए थे और फिर इनके ओहदे की मियाद 5 साल कर दी गई। फिर जब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने तो फिर ये जिस दिन वो नोटिफिकेशन हुआ उसके जो ओहदा संभाला उस दिन से 5 साल मजीद हो गए। तो ये एक तरह से वो कह लें, लेकिन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। यानी इनका जो ये ट्वीट है ये बता रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल जनाब, असली जो नोटिफिकेशन थी ना ये रखवाने की कोशिश की थी। अब बाकी लोगों का भी मैंने बता दिया। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि इनको सजाएं जो हुई हैं, जो 25 साल की सजा कह रहे हैं, 25 साल उम्र कैद, 25 साल, ये जो सेक्शन है ना 57 ताज़ीरत पाकिस्तान का, इससे लोग ये कहते हैं जनाब इससे मुराद 25 साल सजा है। हालांकि ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये तो दरअसल दीगर सजाओं का हिस्सा निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये सेक्शन डाला गया है। फर्ज करें कि एक शख्स दूसरे शख्स की जान ले लेता है, उसकी सजा जो है 302 के तहत वो उम्र कैद भी है, सजाए मौत भी है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो इकदाम कत्ल, उसने कत्ल करने की कोशिश की हो, फिर उसे आधी सजा मिलेगी, आधी। वो आधी सजा शुमार करने के लिए ये 57 जो सेक्शन है ये डाला गया है कि जनाब अब जो है आधी सजा जो है, सजाए मौत की आधी सजा तो नहीं, उसे अदम वादा नहीं किया जा सकता ना बंदे नूं उम्र भर वास्ते, और उम्र का भी कोई पता नहीं कितने साल इन्हें जिंदा रहना, आधी सजा देने वास्ते। फिर उन्होंने ये किया कि उसको 25 साल तस्वर कर लिया जाएगा उम्र कैद को, और 12.5 साल ना उसको सजा दे दी जाएगी। ये है, इसलिए है ये सेक्शन। इसमें मुझे याद है कि जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इस पे उन्होंने एक नोट लिखा था खलील रहमान रमदे साहब ने, और उन्होंने कहा जनाब इसको लार्जर बेंच बनाया जाए, इस पे गौर किया जाए, क्योंकि वो उम्र, ये वाला जो सेक्शन है 57 25 साल वाला, ये तो है तनासब निकालने के लिए सजा का, कि जिन कवानीन में लिखा हुआ कि जनाब इससे आधी सजा दी जाएगी, चौथा हिस्सा सजा दी जाएगी, वो देखने के लिए ये सेक्शन है। वहां 25 साल है, लेकिन वो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका मतलब ये है कि ताहयात जनाजा ही निकलेगा, मंजीद ही आएगा बाहर। और फिर इसमें 2019 में 5 रुकनी बेंच भी बना था, फिर उसकी समाअत जो है मुलतवी हो गई थी। मेरा ख्याल है कि अभी तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो मुझे याद नहीं है कि वो खत्म हो गया था, डिस्पोज ऑफ हो गया था, ये अभी तक पेंडिंग पड़ा हो। लेकिन 2019 में वो बेंच जरूर बना था, और मेरे ख्याल आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही बना था, और आसिफ खोसा साहब ने भी इससे इत्तेफाक किया था रमदे साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी उसके साथ, जिस वजह से वो जो 5 रुकनी बेंच जो है ये बनाया गया। अब इनको सजाएं किन दफात के तहत हुई? जो डिजिटल दहशतगर्दी को तो कोई जुर्म ही नहीं है डिजिटल दहशतगर्दी, लेकिन बहरहाल अगर इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है तो वो अक्लमंदों के लिए जो है शायद ये एक निशानी हो कि यार बंदे बन कर वो इतना सामा भी बन जाते होंगे। एक तो ये है कि जनाब इनकी जो अदम मौजूदगी में इनको इश्तिहारी करार दिया गया, वारंट निकाले गए, ये पेश नहीं हुए, तो अदालत ने जो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट है ना जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है सारी, उसमें ये एक इख्तियार है अदालत का। अगर अदालत ये समझती है कि जनाब ये लोग जो हैं जानबूझ के मफरूर हैं, जानबूझ के अदालत में नहीं आ रहे, जानबूझ के छुपे हुए हैं, तो फिर इस्तगासा की दरखास्त पे, प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पे अदालत जो है ये उनकी गैर हाजिरी में भी वो ट्रायल कर सकती है। अब गैर हाजिरी वाला जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि अदम हाजिरी की बुनियाद, किसी की अदम मौजूदगी में ये सजा नहीं दी जा सकती एक। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है उसमें ये एक स्पेशल लॉ है ये, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये जो है इनको सजा दी जा सकती है, एक बात होगी। और दूसरा ये जो नैब ऑर्डिनेंसेस के तहत भी एफिशिएंसी हमें सजाएं देते थे जो गैर हाजिर रहता था उसको, लेकिन वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सजाएं जो है वो भी कलअदम कर दी थी। रहमान मलिक को भी सजा हुई थी, तो वो उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता कि मुलजिम का हाजिर होना जरूरी है। फिर वो सेक्शन 10 है, 10A है,
शफाफ ट्रायल वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है, तो और फिर जो मुख्तलिफ कवानीन है, ट्रायल से मुतल्लिका कानून शहादत है, और फिर सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि कार्रवाई कैसे चलानी है, तो वहाँ तो फिर वो मुल्जिम को बहुत सारे हकूक दिए गए कि जनाब उसकी मौजूदगी में बयान होगा गवाह का, वो अपना बयान कलम बंद करवाएगा अदालत में पेश होके, हलफ पे देना चाहे हलफ पे बयान दे, नहीं हलफ पे देना हलफ पे ना दे, अपनी सफाई में जो कहना है कहे, वकील अपनी मर्जी का करे, ये सारी चीजें हैं ना इसमें। लेकिन उन्होंने ये किया कि जनाब इनको जो एक वकील जो है सरकार की तरफ से अदालत ने प्रोवाइड कर दिया, और लेकिन ये अदालत की जिम्मेदारी होती है कि मुल्जिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, जो है ये लिखा हुआ उस कानून में, ये अदालत की जिम्मेदारी होगी। तो अदालत ने देखा होगा कि जनाब मैंने तो पूरे इनको जो हकूक हैं वो वकील के जरिए इनको दिए हैं, पूरा जनाब उन्होंने अपनी सफाई में जो कहना था वकील ने कहा है, तो बहरहाल उन्होंने इनको दे दी हैं सजाएं, और जो सजाएं दी गई हैं वो जनाब 120 बी के तहत ताज़ीरत पाकिस्तान, ये इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है, उम्र कैद, और दूसरा 121 ए के तहत इनको 10 साल सजा दी गई है, और 131 के तहत भी 10 साल सजा दी गई है, और 121 जिसमें साय मौत भी हो सकती है उसमें इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट उम्र कैद की सजा दी गई है। और ये है 121 जो है ना, ये जंग छेड़ना, हमलावर होना रियासत के ऊपर, एक हो गया, और फिर दूसरा 121 ए जो है वो जंग छेड़ने की, हमलावर होने की साजिश करना, और 120 बी जो है ये मिलके साजिश मुजरिमाना करना। और इसमें क्योंकि 121 में ये साबित हो गया कि इन्होंने जनाब ये मामला किया, गड़बड़ की है, तो 120 बी में भी फिर इनको वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, और फिर 131 जो मैंने कहा जिसमें इनको 10 साल ये कि फौज के अंदर बगावत दिलवाने की कोशिश करना। अब ये जो साहब हैं साबर शाकर साहब, ये तो एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं जनाब, बिल्कुल ये नोटिफिकेशन के वक्त जनाब हमने जो मौका इख्तियार किया था वो जनाब दुरुस्त था, एक्सटेंशन नामंजूर, ये बात कर दी ना उन्होंने। और दूसरा इसमें ये जो वो तो चलो मुल्क से भागे हुए सारे, कोई भी मुल्क के अंदर नहीं है, जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं एक आध उनमें से भी किसी को डाल लेते। जब ये जमान पार्क में ये पेट्रोल बम फेंकते थे, पुलिस आती थी, एक दफा शेलिंग भी हुई, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, क्लिप देखे होंगे कि जो ये इसी तरह का एक व्लॉगर है, वो बाकायदा छत पे जाके हदायत जारी कर रहे हैं, उसकी फुटेज मौजूद कि ना करो, पीछे हो जाओ, अंदर चले जाओ, बाहर चले जाओ, ये आपके लिए, उनको कोई नहीं पकड़ा। ये चीजें जो हैं ये तो शुबहात पैदा करेंगी। ये जो भगोड़े हैं और इन्होंने असाइलम के लिए वहां दरखास्तें दी हुई हैं, तो वो तो कहेंगे देखें जनाब ये वहाँ इंसाफ है जो हो रहा है, हम हाजिर नहीं हुए। वो बहरहाल वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो समझे जिस मुल्क में कोई कानून नाफिज़ुल अमल है ना, उसमें अमल होना चाहिए। ये नाफिज़ुल अमल कानून तो है, लेकिन अगर वहां से इनको लाना है सजाएं देने के लिए, अब आर्डर तो जो हो गया अदालत का जनाब, SHO मुतलका जो है उनको कह दिया गया दोनों थाने के जो है कि जनाब आप जब भी इनको पकड़ के जनाब इन्हें जेल भेजें, सजा पूरी करवाएं, और इनको वतन 7 दिन का टाइम होता है अपील का, आप अपील करें, इनको कहा है। तो ये अगर आ जाते हैं या अपील की सुनवाई हो जाती है, तो ये एक मरतबा मेरा ख्याल है कि ये केस जो है रिमांड होगा, जनाब आ गए तो दोबारा इसका ट्रायल करें, मुझे ये लग रहा है। तो फिर इसका एक और जो नुकसान है वो इमरान खान को नुकसान है। ये इन्होंने जो व्लॉग्स किए, टीवी चैनल्स पे बैठे, सोशल मीडिया पे जो इन्होंने कहा, डिजिटल मीडिया पे जो बातें की, वो सारी बातें इमरान खान की भी कही हुई हैं। अगर इन्हीं दफात की बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ ट्रायल होता जो कि हो रहा है, तो फिर तो इमरान खान साहब जो है उनको भी सजा हो जाएगी, कम से कम उम्र कैद तो हो ही जाएगी ना, अगर इसी असूल के ऊपर वो फैसला होता है। जैसे इनका डिजिटल जो रिकॉर्ड है कि जनाब ये जो वीडियोस वगैरह हमारे सामने है, हमने इनका फॉरेंसिक करवाया, वो बिल्कुल ओके सही इन्हीं का है, कोई गड़बड़ नहीं है, 2 नंबर ही नहीं है जो अदालत में प्रोसिक्यूशन ने पेश किया है। तो इमरान खान के बयानात निकलवाने हैं सारे। उस वक्त इन्होंने जो लॉन्ग मार्च शुरू किया और फिर जो बातें की, जो इनके इंटरव्यूज थे, और फिर फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो बातें आ रही थी सामने, सारी चीज़ें जो हैं वो निकलवा लें। इसी तरह के मवाद की बुनियाद पे अगर मुकदमा चलता है तो फिर सजा तो इमरान खान को भी मिलेगी इस मामले में, ये डिजिटल दहशतगर्दी में। और दूसरा वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है उनको इंटरव्यू में देख रहा था शाहजेब खान साहबा के साथ,
तो पहले भी उनके जो क्लिप स्लिप जो है वायरल हो रहे थे कि जेल से वो ज़ाहिर है जमानत पे रिहा होके आए हैं, तो वो कहते हैं इमरान खान के साथ मेरी चक्की थी। इमरान खान को 6 मुख्तलिफ जो है ना चक्कियाँ वो मिला के वो उन्होंने जनाब जगह बना के दी हुई है। जनाब वो कहते हैं जनाब वो देसी घी का जो जनाब तुड़का लगाया जाता है वो स्मेल आती थी मुझे। और इमरान खान वो कहते हैं जनाब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब वो 9 बजे नाश्ता करने आते थे तो मुझे आवाज़ आती थी, तो वो जनाब मुशक्क़ती उनका नाश्ता-नुश्ता बनाता था, जनाब उससे बातें करते थे, क्रिकेट की बातें करते थे और फिर वो जनाब कहते हैं बहुत ऊँची-ऊँची बातें करते थे और ऐसी बातें करते थे, यानी वो जो कहते हैं ना कि जनाब पहले भी ये खबर दी थी, गालियाँ भी देते हैं। वो कहते हैं वो मुशक्क़ती बेचारा चुप ही होता था, ये जनाब वो बातें करते हुए मैं बता नहीं सकता और अगर मैं बताऊँगा तो इसका इमरान खान को ही नुकसान होगा। तो ये जनाब ये जो 7 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, तो किस जुर्म के तहत हुई हैं और आगे फ्यूचर क्या होगा इनकी सज़ाओं का, ये आते हैं या नहीं आते, ला पाते हैं या नहीं ला पाते। तो बहरहाल ये हुकूमत के हाथ में एक आप कह सकते हैं कि एक हथियार आ गया है कि जनाब अदालत ने हुक्म दिया पकड़ के इनको जेल में डालें और लेकिन वहाँ की फिर अदालतों के ज़रिए ही वापस आएँ, रेड वारंट भी जारी हो जाएँ, फिर भी वो लाना तो उनके ज़रिए ही पड़ेगा ना। और दूसरा जो यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान एक फटा पड़ा हुआ है, तो वो जनाब अब जो इन्होंने फौजें अपनी निकाल ली हैं वहाँ से यमन से, जनूबी यमन से ख़ास तौर पे, तो अब पता ये चला है, खबरें ये हैं, पता क्या चलना है, खबरें ये हैं कि जनाब जो सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता फौजें हैं ना, उन्होंने जो हिजरुल मौत के इन्होंने एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था इनका, ये जो यूएई की हिमायत याफ्ता जनूबी अबूरी कौंसिल वाले जो हैं, उनका जनाब जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो उन्होंने वापस ले लिया है और पसपा कर दिया उन्होंने। और इसी तरह सूडान में जो वो फौजें जिनको दुनिया मान रही है, वो हुकूमत जो है, उन्होंने जो इनकी आरएसएफ थी, इनके पैसे से इनकी प्रॉक्सी एक तरह यूएई की, उनको जनाब उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से पसपा किया है, यानी उन्होंने एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है जी शायद मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रवैया इख्तियार किया है कि जनाब अगर आपको कोई हल्की सी चपत कराए तो उसको 5 साल लपेड़े मारो, जोर-जोर में 5 साल छितर भी मारो। मेरा ख्याल वही पॉलिसी उन्हें ना इख्तियार कर ली है उन्हें सऊदी अरब ने। और इनकी जो दोस्ती है उसकी जो बात की जाए कि जब 2015 में ये शाह सलमान जो हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो उसके बाद ये जो है ना मोहम्मद बिन सलमान, इनकी और मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान यूएई वाले जो हैं, इनकी बड़ी दोस्ती होगी और ये बड़ा प्रमोट कर रहे थे यूएई वाले, सऊदी अरब वाले वली अहद को। तो जनाब ये कह रहे हैं जनाब ये देखें एक नया चेहरा आ गया, इस्लाहात होंगी जनाब सऊदी अरब में। और ये जो यूएई वाले हैं ना, इनके बारे में एक बात मैं बता दूं, ये जनाब एक इन्होंने पॉलिसी बनाई थी कि जनाब जो सियासी इस्लाम है ना, इसका खात्मा, इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई है यूएई वालों ने। और जहां भी इस्लामी मूवमेंट्स चल रही हैं, सूडान हो, सोमालिया हो, लीबिया हो या यमन हो, ये उनकी बेख करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये यूएई वाली है। और वो दूसरे जो है उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ है ख्याल जो है। वैसे तो ये जो यूएई और सऊदी अरब, इन्होंने जो 8 मुल्क हैं, वो जो जिन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी और वो गजा वाला जो इशू है, इन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान समेत 8 मुल्क थे ना इस्लामी मुल्क, जो मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ये कतर, इंडोनेशिया, तुर्किया, इन्होंने एक मरतबा फिर वज़ीर ख़ारिजा ने एक वो गजा में जो हो रहा है उस हवाले से इन्होंने बयान दिया इकट्ठा, उसमें यूएई और वो किंगडम ऑफ सऊदी अरब दोनों शामिल है। लेकिन ये जो मामला है ये गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? ये जो है ना जैसे होता नहीं कि जनाब पैसा तेरा ते मौजा मेरियां, ये यूएई वाले ऐसा कर रहे थे उनके साथ, सऊदी अरब के साथ। यानी कि सऊदी अरब जनाब अमरीका को कह रहे हैं कि सऊदी अरब को बड़ा पैसा हैगा, खिंचो थोड़े जने को असी कहने हैं ये बड़ा अच्छा मुंडा हैगा। ऐसे हो नहीं जाते जैसे, बिल्कुल ऐसा ही सर, ऐसा ही। ये जैसे दोस्तियों में होता है ना कि एक अमीर दोस्त को सारे जनाब तौर बना के फिर रहे होते हैं, जनाब ये तो आज रोटी खानी है, उन्हें तरीफा करनी है थोड़ी जिहियां, एक थर्ड पार्टी ने बुला लेना, आजा यार तुम ही आजा, असि जा रहे हैं खाना खान। ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे। बस उसको ये कर तुम्हारा मैं इमेज बना रहा हूँ दुनिया में जनाब A1। और जाहिर है जो पैसे वाला दोस्त होता है उसको समझ जाना जब शुरू होती है कि जनाब ये तो मेरे साथ कुछ और ही कर रहे हैं,
तो पहले तो जनाब ये ईरान वाला इशू था, ये यूएई और जो सऊदी अरब हैं, ये ऐसे जनाब इकमिक होकर ईरान के खिलाफ जनाब चढ़े हुए थे, इकट्ठे जनाब शीशा पलाई दीवार, अमेरिका के सिपाही। लेकिन बाद में सऊदी अरब को समझिए ऐसे हम यार इतना पर्दा पा के बैठे हुए हैं, वो उन्होंने अपने तलका ठीक करना शुरू कर दिए उनके साथ। यूएई का वही मामला, और कतर के साथ जब कतर का बाइकाट किया इन्होंने, तो जनाब ये यूएई और सऊदी अरब दोनों इकट्ठे थे। लेकिन जब उनको समझ आना शुरू हुई तो इन्होंने कतर के साथ ना 2021 में मोहम्मद बिन सलमान जो है, इन्होंने एक मुआहदा कर लिया, और जनाब उसमें यूएई ने बड़ा शोर मचाया, जनाब आपने जो मुआहदा कर लिया सानू इतमाद नहीं लिया। उन्होंने कहा यार सानू इतमाद चलाना जरूरी है। एक तो इन्हें तलकार ना थोड़े थोड़े विकना शुरू, ऐसे बाइकाट किया, ऐसे उन्होंने कहा तुम बाइकाट किया साढ़े तो जनाब वो चाचे ताए नहीं साढ़े, तसी जनाब जिदा तुम चाचे ताए उदा के चाचे ताए वो ने। फिर 2022 में ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह की बात जो है मोहम्मद बिन सलमान ने की। उनके जनाब ये यूएई वाले हैं ना, इन्होंने तो जनाब हमारी वो कमर में छुरा घोंपा है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको सुर्खी के तौर पे लिया था ये बात जो है। और ये जो एसटीसी और ये वाले जमन वाले उनकी हिमायत करना, और फिर वहाँ इन्होंने एक और जो वारदात डाली ना, वारदात ये डाली थी कि जनाब वहाँ जो इलाका है ना समुद्री अल यासात, ये जो 1974 की समुद्री हदबंदी थी ना, उसमें ये इन्होंने तय किया था जनाब ये सऊदी अरब का इलाका है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जनाब नहीं ये तो आलमी समुद्र है और इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस बात का भी उन्होंने वो इस पे भी नाराजगी का इज़हार किया मोहम्मद बिन सलमान ने, और इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक भी लेके गए थे ये मामला। और फिर इन्होंने जो एक बनाया हुआ है डिज़ाइन पैसे कमाने का, टूरिज्म वाला, दुबई पोर्ट और वहाँ पता नहीं क्या क्या होते हैं, आप सबको पता है ना यूएई में, तो वो इसी तरह का उसने जनाब शुरू कर दिया। 800 बिलियन डॉलर से एक नया शहर जो बसाया न्यूम, तो उससे इनको भी तकलीफ होगी कि जनाब तुसी तो साढ़े आंदे से पैसे पूसे खर्च के जाते सी, तुसी अपने शहर बना के बैठो, बल्कि दुनिया ने तुसी उत्थे बुलाना शुरू कर देता। फिर उन्होंने 2021 में सऊदी अरब ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिन कंपनियों ने वहां सरमायाकारी करनी है ना, उनको अपना एक इलाकाई हेडक्वार्टर रियाद में बनाना पड़ेगा सऊदी अरब में। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि 600 से ज़ायद आलमी कंपनियां जो है ना, वो दुबई छोड़ के वहां सऊदी अरब चले गई। उन्होंने वहां अपना इलाकाई हेडक्वार्टर जो बना ले, इससे भी इनको बड़ा धचका पहुंचा। वो ज़ाहिर वो उन्होंने देख लिया था जनाब ये तो कुछ और ही कर रहे हैं, हमारे पैसे पे ऐश ही करना चाह रहे हैं। और फिर जो तेल वाला इशू है, वो सऊदी अरब ये चाहता है कि जनाब ये जो है ना तेल जो पैदावार है अंधाधुंध ना बढ़ाई जाए, और ये वाले जो है इन्होंने जनाब ये कहा जनाब नहीं असि ज्यादा से ज्यादा तेल कढ़ांगे तो ज्यादा से ज्यादा तेल बेचेंगे, तो जनाब असि तो पैसे कमाने हैं। वो फटा पै गया। फिर 2024-2025 के दौरान जो सैटेलाइट डाटा देखा उन्होंने सऊदी अरब ने, तो ये जो इमारात वाले अपने कोटे से ज्यादा तेल निकाल रहे थे, इसमें भी फटा पड़ा। और फिर होते होते उनको एक मौका मिल गया, जब इन्होंने वो असला भेजा वहां पे, तो वहाँ जनूबी यमन में, तो वो जो जनूबी अबूरी कौंसिल वालों को, तो वो जनाब उन्होंने फिर वो चढ़ाई कर दी, और फिर जनाब वो सह भी नहीं सके, एक हमला भी नहीं सह सके, तो फटाफट फौजा कर ली हैं। लेकिन अल्लाह करे कि मामला ठीक हो जाए, और अल्लाह करे पाकिस्तान ये कोई ऐसा किरदार अदा करने च कामयाब हो जाए कि दोनों पासों असं जो ना यानी साड़ियाँ मौजा लग जानी यार, ठीक है ना। उदा दी मौजा नहीं जो यूएई वाले सऊदी अरब के सिर पर करना चाह रहे थे या कर रहे थे। इस तरह भाई इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते जो दोस्तियाँ फिर दुश्मनी में बदलेंगी। ज़ाहिर है वो दोनों को अपने अपने मुल्क का मुफाद अजीज़ है, अपने अपने मुल्क के अवाम का मुफाद अजीज़ है। और आखिर में चलो बाकी आखिर वाला छोड़े, वो कल कर लेंगे इस पर। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इन दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।